दोस्तों क्वार्टर वन रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है और ऐसे में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि जरूर से जरूर कहीं ना कहीं से रिटेल इन्वेस्टर की वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में होंगे। इन्हीं स्टॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्वार्टर रिजल्ट्स और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स के डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स क्या एक अपॉर्चुनिटी होती है या स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका होता है। तो डिटेल में देखिए इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जो पहली कंपनी है राइट, सुज़लॉन। अब सुज़लॉन के बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कि प्राइस छोटे प्राइसेस से लेकर बड़े प्राइसेस तक चलता हुआ चला आया है और यहाँ पर बिजनेस की स्टडी करना भूल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कंपनी का बिजनेस, कंपनी कर क्या रही है। कभी कभी होता क्या है कि बिजनेस में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि कंपनी के प्राइसेस जो है, स्टॉक के प्राइसेस इनफैक्ट वो नीचे ही गिरते चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये होता है कि 15, 20, 25 सालों तक क्या ग्रोथ दिख रही है, ये समझना और जानना हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुज़लॉन जो है मल्टी ब्रांड ONN प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो विंड कैपेसिटी यहाँ पे करीब करीब 2319 मेगावाट के आसपास है एंड ये अपनी सोलर एनर्जी कैपेसिटी भी डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब करीब 147 मेगावाट के आसपास सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका जो है करीब करीब 3585 मेगावाट के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें सुज़लॉन का तो इनके पास क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक जो है करीब करीब 6.1 गीगावाट के आसपास है। 84% जो ऑर्डर्स हैं वो PSU एंड CNI सेक्टर से हैं। तो कभी भी हम बिजनेस के एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है, उसमें खासतौर पे ऐसी कंपनियां इनके पास ऑर्डर बुक क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस इनके पास आने वाले समय के लिए हैं या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें लेटेस्ट क्वार्टर वन FY27 का परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिप आया और यही एक कारण हो सकता है कि जहाँ पे इन्वेस्टर सेंटीमेंट पिछले कुछ दिनों में इसमें नेगेटिव देखने को मिला, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब दो बातें होती हैं, मैंने आपको बोला था राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कभी कभी हो सकता है कि वीकर साइड पे हो, बट ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है ये अगर हम देखते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पे 2024 का दिसंबर 2900 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स थी, 388 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2025 के दिसंबर में जस्ट डबल के आसपास होता हुआ दिखाई दिया एंड यहाँ पे भी देखें तो 445 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। जून 2026 का जो क्वार्टर है वहाँ पे 3800 करोड़ का यहाँ पे सेल्स एंड 305 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखिए नेट प्रॉफिट में आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं से ओवरऑल ये पिछले कुछ समय से हमें होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि मार्च 2025 में यहाँ पे प्रॉफिट 1181 करोड़ का था जो कि जून में यहाँ पे कम हो गया, फिर सितंबर 2025 में यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखें तो दिसंबर 2025 में कम होता हुआ दिखाई दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्टेन क्वार्टर्स में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में डिप आता है। अब वो डिप किस लिए आया, गिरावट किस लिए आई है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री क्या उस साइकिल में जा रही है, ये समझना और जानना, स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें सुज़लॉन के तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 41% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 35% है। दो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया रिसेंटली, बट ये डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ डेट टू इक्विटी मात्र 0.06 है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 6 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का करीब करीब 19% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो करेंटली 20 के आसपास है। PG रेशियो यहाँ पे 0.13 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल्स भी अगर हम देखते हैं कायदे से कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो क्या वो डिविडेंड दे रही या नहीं,
कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो ये सब बातें हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे डिसीजन मेकिंग में हमें मदद मिलती है और समझने में मदद मिलती है कि कंपनी का मैनेजमेंट वाकई में कितना सीरियस है ग्रोथ के बारे में। ठीक है, IRFC की यहाँ पे बात करें तो IRFC का भी यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आ गया है और लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स की बात करें तो हम जून 2023 में 6,600 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देख रहे थे, नेट प्रॉफिट करीब 57 करोड़ का देख रहे थे। मार्च 2025 में 6,700 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू और करीब 1,682 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट। वहीं पे लेटेस्ट क्वार्टर अगर हम ध्यान दें तो लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से करीब 8,200 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स एंड 1,927 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में करीब उसी के आसपास नेट प्रॉफिट होता है और उसी के आसपास यहाँ पे नेट सेल्स होता है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंटल सेल्स हमें नहीं देखने को मिल रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 2015 में करीब 6,900 करोड़ का सेल्स था, 758 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2020 में ये डबल होता हुआ दिखाई दिया, 13,000 करोड़ का नेट सेल्स एंड ये यहाँ पे करीब 4 गुना बढ़ के करीब 3,192 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। वहीं पे लेटेस्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2026 में 27,000 करोड़ रुपए के आसपास 2020 से जस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया ओवरऑल सेल्स एंड यहाँ पे जस्ट डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसलिए मैं क्या आपको कहता हूँ कि ईयर ऑन ईयर राइट बेसिस पे पिछले 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये देखना हमारे लिए मैटर करता है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कभी कभी कुछ क्वार्टर्स खराब निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे और आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ऐसे में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर्स खराब रिजल्ट्स देख के आप कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि मार्केट में ये जो कंपनी है इसके बिजनेस में गड़बड़ी आ चुकी है, चलो निकल जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको ईयर ऑन ईयर ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ यहाँ पे IRFC के फंडामेंटल्स आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 13% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 5% का, डिविडेंड यील्ड 2.36% के आसपास है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 7.69 है। अब डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा क्यों है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेट टू इक्विटी फाइनेंस एंड NBFC कंपनीज में ज़्यादा क्यों होता है। पिद्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 14% के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16 का है, लेकिन PG रेशियो यहाँ पे 4.74 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे ITC की। तो ITC का भी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आ चुका है। यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेटेड की बात करें तो ग्रॉस रेवेन्यू करीब 28% के आसपास से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है एंड नेट रेवेन्यू यहाँ पे करीब 11% के आसपास पे उसने गिरावट देखने को मिली है। EBITDA की बात करें तो करीब 24% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो करीब 23% के आसपास गिरावट देखने को मिली है हमें प्रॉफिटेबिलिटी में इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जून 2026 में देखें तो 19,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स एंड 4,500 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर्स डिक्लाइन हमें देखने को मिला ओवरऑल नेट प्रॉफिट में, दो जो रेवेन्यूज है उसी के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की तो 2015 में देखिए करीब 38,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट सेल्स हुआ करता था, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2020 में ये 38,000 बढ़ के 49,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया एंड ये 9,000 बढ़ के डबल के आसपास करीब 15,500 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। 2020 के बाद अगले 6 सालों में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 2026 में करीब 78,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स एंड करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। कंपेयर टू द लास्ट ईयर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ITC के फंडामेंटल्स पे अगर हम ध्यान दें, देखिए फंडामेंटल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल्स में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं राइट, ये हमें बताते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी या नहीं। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि मान लीजिए कोई कंपनी का 1-2-3 क्वार्टर खराब निकल गया तो ऐसे में फंडामेंटल्स कैसे हैं ये देख के हमें समझ में आता है कि उसमें बने रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मिस्टर VK है, मिस्टर VK का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हर तीसरे चौथे मैच में सेंचुरी बना के दे रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3-4 महीने से ऐसा हो रहा है उनके साथ कि हर मैच में लिटरली वो 20-25 रन 30 रन पे आउट हो जा रहे हैं और मुझे वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आगे के लिए अगर मुझे डिसाइड करना होगा तो मैं क्या करूँगा,
मैं उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा, राइट। अब वहाँ पे मुझे दिखेगा कि भाई ये तो हर तीसरे चौथे मैच में सेंचुरी बना के दे रहे थे। फिर मैं स्टडी करूँगा, एनालाइज करूँगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी है, उसकी वजह से इनके साथ कहीं क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पर्टिकुलर कंपनी में बने रहना चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के आसपास है आईटीसी में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास है। बहुत ही कम कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें कि डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास होता है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 है, पेट्रोस की स्कोर 5 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की मात्र 7% के आसपास रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 17 का है, हालांकि पीजी रेशियो यहाँ पे 6 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो सुजलॉन में क्या हो रहा है, सुजलॉन में जो टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने को मिली थी, राइट, 2020-21 के बाद, क्या वो कंटिन्यू रह रही है या नहीं, ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे, ऐसे सिचुएशंस पे स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने डेट रिड्यूस कर दिए, अपने ऑर्डर बुक इनके ग्रो होते रहे, तो इसलिए डेट, ऑर्डर बुक, ये सब क्या चल रहा है, साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सब अगर हम देखते हैं, राइट, तो हमें समझ में आता है कि जो टर्न अराउंड स्टोरी चल रही थी क्या वो स्टिल कंटिन्यू कर रही है या नहीं। और साथ ही साथ जहाँ तक आईआरएफसी की बात है, तो आईआरएफसी हमने देखा हुआ है कि इसका मोर ओवर जो बिजनेस है वो स्टेबल है, एंड जो इसका बिजनेस मॉडल है वो प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ये रेलवेज के लिए लेंडिंग लीजिंग का काम करती है, और कहीं ना कहीं से जो उनके पास ऑर्डर बुक्स रहते हैं उससे हमें पता चलता रहता है कि हाँ, इनका जो अर्निंग्स है या रेवेन्यूज वगैरह है वो कैसे रह सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो ऐसे में अर्निंग स्टेबल रहती है, कैपेक्स होता है रेलवेज में आने वाले समय में, तो ऐसी कंपनियों में ग्रोथ दिख सकती है, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर हम कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ के स्टडी करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, कंपनियों में हमें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी दिख रही है या एक्चुअल में लॉन्ग टर्म स्टोरी कहीं ना कहीं से खराब होते हुए दिखते हैं, ठीक है। जहां तक रही ओवरऑल आईटीसी की बात, तो आईटीसी को हम सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं से सिगरेट बिजनेस के तौर पे देखते हैं, बट यहाँ पे सिगरेट के अलावा बहुत सारे कंसोलिडेटेड बिजनेस हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के पास, एंड नॉन सिगरेट बिजनेसेस अगर ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं से पॉजिटिव सिग्नल्स हो सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, जस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स देख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। हमें हमेशा बिजनेस की क्वालिटी, मैनेजमेंट के डिसीजंस एंड फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स को हर समय एनालाइज करते रहना चाहिए इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए और इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के बाद। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। वीडियो के दौरान आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।